आज उनकी बेरुखी और पैसों वाली बात ने उसे बचपन के उन दिनों की याद दिला दी, जब तीन बहनें होने की वजह से अक्सर ही उनके खर्चों में कटौती की जाती थी। और उसके पिता पैसों की बात, तीन बेटियों की बात उसकी माँ को इस तरह समझाते थे जैसे अकेले तीन बेटियों को पैदा करने का गुनाह उसकी माँ ने किया हो और उसके पिता की उसमें कोई भूमिका ना हो। सोचती हुई बरखा चुपचाप वहां से उठी और जाकर उसने दराज खोला। दराज में 5,000 पड़े हुए थे। वह पैसे उसे मुंह चिढ़ाते हुए से लग रहे थे। बरखा ने उन रुपयों को नजरअंदाज कर दिया, मानो उसने उन्हें देखा ही ना हो। इसके बाद उसने अपनी साड़ियों की पेटी खोली और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उस बॉक्स को बड़े ही जतन के साथ खोला। उसके अंदर कुछ रुपये पड़े हुए थे, जो बरखा की अब तक की कुल जमा पूंजी थी, जिन्हें उसने बहुत संभाल कर रखा था। हालांकि अभिनव जी बरखा के काम को जितना निम्न दर्जे का समझते थे, उसकी आय को भी उतना ही निम्न कोटि का समझते थे और उनकी हाई फाई सैलरी के आगे बरखा की इस तुच्छ कमाई का कोई महत्व नहीं था। उन्होंने ना ही कभी बरखा से इन पैसों को मांगा था और ना ही बरखा को कभी खर्च करने की जरूरत पड़ी थी। पर आज बरखा ने उन पैसों में से कुछ पैसे निकाले और गिनकर मन में एक हिसाब बैठाकर उसे अलग रख दिया। इधर 2-3 दिनों से गोपाल स्कूल में आरती से बात करने, घुलने-मिलने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था। हालाँकि आरती ने उस फ़ोन वाली घटना के बाद ही गोपाल को साफ-साफ कह दिया था कि वह बस एक क्लासमेट और दोस्त हैं और वक़्त आने पर जब दोनों अपने-अपने पैरों पर खड़े हो जाएँगे, तब आरती इस रिश्ते में आगे बढ़ेगी। गोपाल कहाँ मानने वाला था। कुछ दिनों तक तो वह शांत रहा, पर फिर वह आरती को हर तरह से बरगलाने की कोशिश करने लगा। स्कूल में लंच हो चुका था और सारे बच्चे लंच कर रहे थे। तब गोपाल आरती के पास आया और उसने आरती से कहा कि उसकी बेरुखी की वजह से वह ठीक से नहीं रह पा रहा है। उसने आरती को मनाया और कहा, अगर तुम हमारे रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, कर देना। पर कम से कम आज मेरी बात रखते हुए तुम मेरे साथ कहीं घूमने तो चल ही सकती हो। और उसने 2-3 जगहों के नाम आरती को बताए। पर आरती अब अपने भविष्य और उससे संबंधित फैसलों को लेकर बहुत क्लियर थी। जब से उसने बरखा को सारी बातें बताना शुरू किया था, वह अपने आप को बहुत ही हल्का और फ्री महसूस करती थी। उसने कहा, नहीं, आज मुझे मम्मी के साथ शॉपिंग पर जाना है। मेरे मामा की बेटी का बर्थडे है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। और सच पूछो तो आज क्या, कभी भी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो ज़्यादा अच्छा होगा गोपाल, तुम भी अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। और हाँ, अगर तुम इस रिश्ते से निकलकर किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम फ्री हो। मेरे लिए तुम हमेशा अच्छे दोस्त रहोगे। कहकर आरती अपना लंच खत्म कर हाथ धोने के लिए चली गई और गोपाल मन महसूस कर रह गया। स्कूल से घर लौटी तो दोपहर का खाना खाने के बाद आरती, राजन और बरखा पार्टी के बारे में डिस्कस करने लगे। आरती ने जिद करके बरखा को मना लिया कि पार्टी में वो आरती के पसंद के कपड़े पहनेंगी। इसके बाद सब शॉपिंग करने निकल पड़े। बरखा ने अपने बचाए हुए पैसों से अपने भाई की बेटी के लिए चेन खरीदी और कुछ कपड़े वगैरह भी उसकी पसंद के खरीद लिए। आरती ने जिद करके बरखा के लिए ट्रैक सूट भी खरीद लिया और एक पिंक और ब्लू कलर की प्लाजो सूट भी। बरखा इन सब में बड़ा असहज महसूस कर रही थी। आज सालों बाद उन्होंने अपने लिए कुछ पसंद किया था, वो भी आरती की जिद की वजह से। सूट तो ठीक था, पर ट्रैक सूट उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो उसे पहनेंगी कैसे और अभिनव जी का रिएक्शन क्या होगा उन्हें ट्रैक सूट में देखकर। इसलिए वो आरती को मना कर रही थी, पर आरती ने उन्हें समझाया कि सूट या साड़ी में आप अच्छे से दौड़ भाग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगी और ट्रैक सूट में आप बहुत अच्छे से दौड़ सकती हो, कसरत भी कर सकती हो और इसे पहनने में कोई बुराई नहीं है। मेरे स्कूल की फ्रेंड की मम्मी लोग भी तो पहनती हैं। राजन ने भी आरती की बातों का समर्थन किया और मजबूरी में बरखा को ट्रैक सूट भी लेना पड़ा। अगले दिन बरखा जब ट्रैक सूट को पहनकर पार्क में टहलने गई तो वह खुद से ही बड़ा असहज महसूस कर रही थी। कभी वह ट्रैक सूट के ऊपरी हिस्से को खींचकर नीचे करती तो कभी दौड़ते वक्त खुद को ही पीछे मुड़कर देखने लग जाती। तभी उसका ध्यान एक लड़के पर गया। बरखा ने नोटिस किया कि इधर जब से वह पार्क में आने लगी है, ये लड़का बराबर उस पर नजर रखता है। यूं तो दिखने में वो बरखा से काफी छोटा दिखता था, पर वह अक्सर बैठकर बरखा को देखता रहता था। बरखा ने सोचा, आज पूछ ही लेती हूँ कि क्या कारण है, और वो उसकी तरफ बढ़ चली। बरखा को अपनी तरफ आता देखकर वह थोड़ा सा हड़बड़ा गया, फिर शांत होकर मुस्कुराते हुए खुद भी बरखा की तरफ उसने अपने कदम बढ़ा दिए। पास आते ही बरखा ने उससे पूछा, क्या बात है, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम मुझे घूरते रहते हो। उसने कहा, शुक्र है आपकी नज़र तो पड़ी मुझ पर, वरना मुझे तो लगा था मुझ में कोई खास बात ही नहीं है। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। बरखा ने कहा, मतलब ये है कि कहने को तो आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, शायद मुझे यह बात आपको नहीं कहनी चाहिए, पर सच कहूँ तो जब से मैंने आपको देखा है तब से आपको देखे बिना रह नहीं पाता। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है।
उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा। अच्छा, मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्या नज़र आ गया तुम्हें मुझ में, जो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई? बरखा ने कहा, अब मोहब्बत का क्या है, ये तो हो ही जाती है। ये ना तो उम्र देखती है, ना रूप रंग देखती है, ना ही स्टेटस देखती है। बस दिल को जो अच्छा लगता है, उससे ये मोहब्बत हो जाती है। उस लड़के ने कहा। तभी बरखा का फ़ोन बजने लगा। आरती का फ़ोन था। बरखा ने फ़ोन उठाया तो आरती ने कहा, मम्मी पापा उठ गए हैं और आपको ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी घर आ जाओ। बरखा का मन तो था कि उस लड़के को कुछ कहे, पर अभिनव जी के जागने की बात सुनकर जल्दी जल्दी घर पहुंची। घर में जैसे ही घुसी, एक बार तो अभिनव जी ने उसे सिर से लेकर पैर तक देखा, और एक बार नहीं, 4 बार देखा। पर उन्होंने कहा कुछ नहीं। अभिनव जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर बरखा खुद से थोड़ा शर्माई और थोड़ा घबराहट में वह अंदर जाने लगी और जाते जाते बोली, मैं थोड़ा सा बाहर टहलने चली गई थी। अभिनव जी ने बरखा की बातों को सुना जरूर, पर कुछ नहीं कहा। बस इतना ही बोले कि वो बैंक के कुछ पेपर नहीं मिल रहे थे, इसलिए तुम्हें फ़ोन किया था। फिर बरखा ने ढूंढकर बैंक की फाइल जिसमें पेपर थे अभिनव जी को दे दी, और जल्दी से ट्रैक सूट चेंज करके नाइटी पहन ली। अभिनव जी काफ़ी देर फाइलों में ही खोए रहे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद वो भी नाश्ता करके निकलने लगे, पर जाने से पहले उन्होंने एक भरपूर नज़र बरखा पर डाली। शाम में बच्चे और बरखा अपने भाई के यहाँ चले गए। पहली बार बरखा ने देखा, उसे देखकर उसकी दोनों बहनें भी हैरान थी, और उसकी भाभी भी। बरखा ने हल्के पिंक कलर की प्लाजो सूट पहना हुआ था, और उसके साथ ही उस पर गहरे नीले रंग का दुपट्टा लिया हुआ था। आरती की जिद पर आज पता नहीं कितने सालों बाद बरखा ने अपने बालों को खुला रखा था। इतना ही नहीं, आरती ने बरखा का हल्का मेकअप भी कर दिया था। बरखा को देखते ही उसकी बड़ी बहन बोली, क्या बात है बरखा, तुम तो काफ़ी टिप टॉप नज़र आ रही हो। तुरंत ही उसकी दूसरी बहन बोली, हाँ भाई, तुम तो पहले से काफ़ी स्लिम और सुंदर भी हो गई हो। बरखा मन ही मन हंसी। हफ्ते भर में ही मैं पतली और सुंदर भी हो गई। ये लोग बिना कुछ भी बोलती हैं, पर सच तो ये था कि बरखा को अच्छा लग रहा था। घर हंसी मजाक कर दौर काफ़ी देर तक चलता रहा। सबने मिलकर केक काटा। केक काटने के बाद बरखा ने अपना उपहार, यानी कि जो सोने की चेन वो लेकर आई थी, अपनी भतीजी को पहना दी। बरखा का उपहार देख उसकी बाकी बहनों के मुंह जहां खुले के खुले रह गई, वहीं उसकी भाभी बरखा की आवभगत में जुट गई। मन ही मन आज बरखा ने महसूस किया, पैसे के आगे किसी के स्वभाव, उसके गुणों की कोई कदर नहीं है। आज के ज़माने में लोग पैसे से ही इज्जत देते हैं और इज्जत लेते भी हैं। कई बार ऐसा हुआ था जब बरखा ने अपने हाथों से अपनी भतीजी के लिए सुंदर सी ड्रेसेस बनाई थी, तब उसकी भाभी मुंह बिचकाकर रह जाती थी। पर आज तो वो बहुत खुश थी, और उसने रात में सबको वहीं रोक लिया। इधर अभिनव जी ने कामिनी को फ़ोन किया और उसे बताया कि आज वह बिल्कुल फ्री हैं, अगर कामिनी उनके साथ कुछ समय बिताना चाहे तो। पर कामिनी ने अभिनव जी को ज़रा भी भाव नहीं दिया और बोली कि वह खुद ही अपने घर को लेकर बहुत परेशान है। फिर अभिनव जी ने कामिनी को मसूरी की बात बताई, तो कामिनी ने कहा, अगले महीने मेरा जन्मदिन है, अगर तुम चाहो तो हम उस समय मसूरी चल सकते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन भी हो जाएगा और कुछ समय साथ में बिता भी लेंगे। पर आई होप कि तब तक मेरे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हो जाएगी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, अभिनव जी बोले। हाँ अभिनव जी, एक तुम ही तो हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, कहकर कामिनी ने फ़ोन रख दिया। अब कामिनी के पास तो अभिनव जी को जाना नहीं था, और बरखा को वो बच्चों के साथ भेज चुके थे, तो बेचारे खुद ही थके हारे घर लौट आए। आज पहली बार अभिनव जी को घर में अकेलेपन का एहसास हो रहा था, और बार बार उनका ध्यान सुबह ट्रैक सूट पहनी बरखा पर चला जा रहा था। पर उन्होंने कामिनी पर अपना ध्यान लगाया और उसके ख्यालों में डूब गए। अगले दिन बरखा अपने बच्चों के साथ मायके से लौट आई। इतने दिनों बाद उसे मायके जाकर इतना अच्छा लग रहा था। कहीं न कहीं उसकी वजह उसकी आवभगत और उसकी भाभी के द्वारा दी गई उसकी खातिरदारी भी थी। हर इंसान का मन होता है कि सब उसे प्यार दें, मान-सम्मान दें, और जब उसे वो प्यार, वो इज़्ज़त मिलती है, तो उसका मन प्रफुल्लित और हृदय आनंदित हो जाता है। पर अगर किसी रिश्ते में सब कुछ करने के बाद भी मान-सम्मान और प्यार ना मिले, तो मन का दुखी होना स्वाभाविक है। बरखा और अभिनव के रिश्ते में भी यही हो रहा था, पर फिलहाल बरखा बहुत खुश थी। बरखा को खुश देखकर बच्चे भी बहुत खुश थे। अगले 4-5 दिन सुबह टहलने जाने के लिए बरखा को किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि अब उसका दिल इसमें खुद लगने लगा था। वह समझ रही थी कि घर परिवार, रिश्ते नाते संभालने के साथ-साथ खुद को संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक संतुष्ट इंसान ही दूसरे इंसान को संतुष्ट कर सकता है। इसलिए बरखा खुद ही सुबह उठकर और ट्रैक सूट पहनकर पहुंच जाती, पार्क में दौड़ लगाती, कसरत करती, पर बार बार उनका ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता था जिसने उसे उस दिन प्रपोज किया था, क्योंकि इधर एक हफ्ते से बरखा ने उसे देखा नहीं था। पर पूरे एक हफ्ते बाद वो उन्हें वापस से दिखा। वो पार्क की बेंच पर बैठा हुआ था,
बरखा को देखकर उसने बड़ी सी स्माइल दी और उनके पास चला आया। बरखा भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। बरखा के पास आते ही उसने बरखा को एक गहरी नज़र से देखा और बोला, देखा आपने, 1 हफ्ते तक मैं आपके सामने नहीं आया तो आप भी आखिरकार मेरे लिए बेकरार हो ही गई। अच्छा, तुम्हें कैसे पता मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूँ? बरखा ने चेहरे पर हैरानी के भाव लेकर कहा, आपके चेहरे पर मेरे लिए बेचैनी साफ दिखती है। मैं जानता हूँ कि यह आग दोनों तरफ लगी है, आपको भी मुझसे प्यार हो गया है, और हो भी क्यों ना। आखिरकार आप भी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आज़ाद हैं, आपका भी हक बनता है अपनी लाइफ में खुश रहने का। तो तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ? बरखा बोली, दिखता है आपके चेहरे पर कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हैं। तो क्या हर्ज है अगर आप अपने से कम उम्र के लड़के से ही प्यार कर लें? हम दोनों साथ मिलकर बहुत सुंदर पल गुजार सकते हैं और एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे साथ सुख दुख बांटना चाहते हो? बरखा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ज़माने भर की खुशियाँ देना चाहता हूँ। उस लड़के ने कहा। ठीक है, भर देना मेरी झोली खुशियों से, पर पहले ये बताओ तुम अभी किस क्लास में पढ़ते हो? बरखा ने पूछा। जी मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, वो लड़का तनकर बोला। अच्छा, एक काम करो, ज़रा अपनी मम्मी का नंबर दो। क्यों? मम्मी का नंबर क्यों चाहिए आपको? वह लड़का हैरानी से बोला। अरे अब उनको बताना तो पड़ेगा ना कि आपके बेटे ने बहू ढूंढ ली है। बरखा ने हंसकर कहा। बहू? पर मैंने कब कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ? तो बिना शादी किए ही तुम मेरा सुख दुख दोनों बांट लोगे? बरखा बोली। प्यार करने का मतलब शादी ही तो नहीं होता ना, ज़रूरी तो नहीं कि यार प्यार की मंजिल शादी हो। हम दोस्त की तरह साथ रह सकते हैं, उस लड़के ने बरखा को समझाते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर बरखा जोर जोर से हंस पड़ी और हंसते हुए बोली, बेटा तुमसे 6 या 7 साल छोटी मेरी बेटी होगी, अभी तो तुम अंडे से निकलकर ज़मीन पर आए हो और अभी से प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। अरे हो क्या गया है तुम बच्चों को, जिसे देखो वो प्यार में पड़ा हुआ है। कर क्या रहे हैं तुम्हारी जनरेशन के बच्चे, जिसे देखें उसे या तो अपने से बड़ी उम्र की आदमी से प्यार हो जा रहा है या तो अपने से छोटी उम्र की औरत से प्यार हो जाता है। प्यार का मतलब समझते ही क्या हो बेटा? बरखा की बात सुनकर वो लड़का बुरी तरह से हड़बड़ा गया और बोला, मुझे सचमुच में आप अच्छी लगती हैं। बरखा ने कहा, अच्छा लगने में कोई बुराई नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत लोग अच्छे लगते हैं, अपने टीचर, अपने रिश्तेदार, कोई एक्टर, प्लेयर, तो इसका मतलब क्या कि उन सबके साथ प्यार हो गया है? तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, बेवजह की चीज़ों में पढ़ने की नहीं। अरे पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, कुछ करोगे तो सोचो तुम्हारे माँ बाप को कितना अच्छा लगेगा। पर ये जो तुम कर रहे हो ना, जिसे पूरी दुनिया से छुपाकर, अपने माँ बाप से छुपाकर, और उसे तुम प्यार का नाम दे रहे हो, तो आज तो मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ। पर अगर आज के बाद तुम मुझे यहाँ दिखाई दिए तो मुझे समझाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। कहकर बरखा वहां से निकल गई। जाते जाते पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का बेंच पर अपना सिर नीचा किए हुए बैठा था। आज घर आकर भी बरखा को उसी लड़के का सोचकर हंसी आ रही थी। प्यार ना हुआ बुखार हो गया, जो कभी भी हो जाता है लोगों को। बरखा दोपहर में खाना बना रही थी और गुनगुना रही थी। उसको गुनगुनाते देखकर आरती ने पूछा, क्या बात है मम्मी, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। आरती की बात सुनकर बरखा जी ने उसे आज सुबह वाली सारी बात बता दी। बरखा की बात सुनकर आरती ने बड़ा सा मुंह खोलकर कहा, ओ माय गॉड, अभी तो आपने अपने पर ध्यान देना शुरू किया है और अभी से लोग आप पर लाइन मारने लगे। सोचो आप थोड़ा और फिट हो जाओगी तो क्या कयामत ढाओगी। अच्छा कयामत की बच्ची, दिखाऊं मैं तुझे कयामत के जलवे? बरखा ने कहा। सच में मम्मी, आप खुश रहा करो, जब आप खुश रहती हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। बरखा और उसका परिवार हंसी खुशी चल रहा था और इधर अभिनव जी कामिनी के लिए फ्लैट की चिंता में दिन रात एक किए हुए थे। आखिरकार बैंक की सारी एफडी, आरडी और बचत के पैसों को मिलाकर उन्होंने कामिनी के लिए 2 BHK के एक फ्लैट का इंतजाम कर ही दिया। अब वो इंतज़ार कर रहे थे उसके बर्थडे का। उस दिन उन्होंने उसे सरप्राइज में फ्लैट के पेपर देने का सोचा था। साथ ही डायमंड सेट तो नहीं, पर एक डायमंड की रिंग का इंतज़ाम उन्होंने कर लिया था। और उसके बर्थडे को और स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने मसूरी की टिकट भी बुक करवा दी थी। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब अभिनव जी घर से मसूरी के लिए निकले। दोनों अलग अलग मसूरी जाने वाले थे ताकि किसी को कुछ पता ना चले। अभिनव जी कामिनी से पहले मसूरी पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर उन्होंने होटल में रूम बुक करवाया और बर्थडे मनाने की सारी तैयारियां की। जब वे होटल के कमरे में पहुंचे तो खुद कमरे की बालकनी से खड़े होकर बाहर के दृश्य को देखने लगे और उनका मन व्याकुल हो उठा। लगभग चिल्लाते हुए उन्होंने कहा, ओ कामनी, कहाँ हो तुम? जल्दी क्यों नहीं पहुंच रही हो? मेरी नजर अकेले इन सुंदर नज़ारों का बोझ नहीं उठा सकती। मेरा मन तुम्हारे लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। दिल में एक अजीब सी घंटी बज रही है, मानो सात सुरों के साज एक साथ बज उठे हों।
अब प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मैं अकेले इतना सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं तुम्हारे साथ मिलकर इन नज़ारों को जीना चाहता हूँ, इनमें खोना चाहता हूँ और जी भरकर तुम्हारे रूप सौंदर्य का पान करना चाहता हूँ। कामिनी को होटल पहुँचने में 4-5 घंटे की देरी हुई, पर वह भी पहुँच ही गई। उसे अच्छे से पता था कि अभिनव जी ने उसके लिए फ्लैट का इंतज़ाम कर लिया होगा। वह होटल के कमरे में पहुँची और दौड़कर अभिनव जी के गले लग गई। अभिनव जी अपने चेहरे पर कामिनी की जुल्फों के साथ-साथ अपनी सांसों में उसकी सुगंध और अपने सीने पर कामिनी के उभारों का दबाव महसूस कर रहे थे, जिससे उनके नस-नस में खून उबलने लगा। उन्होंने कसकर कामिनी को गले लगा लिया। आखिरकार महीनों से देखा हुआ उनका सपना पूरा हो रहा था। इस अनजाने शहर में 2 दिल मिल रहे थे, मगर चुपके-चुपके, और किसी को इसकी खबर ही नहीं थी। अभिनव जी के गले लगी हुई कामिनी के तन की सुगंध जब अभिनव जी के नस-नस में भर गई तो अभिनव जी बेताब हो उठे। उन्होंने कामिनी के होठों को चूमना चाहा, पर कामिनी झटक कर उनसे अलग हो गई और बोली, तुम मर्दों की ना यही प्रॉब्लम है, हर चीज़ तुम्हें जल्दी में चाहिए। अभिनव जी पिछली बार से सबक ले चुके थे, इस बार भला कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने कहा, और तुम औरतों की यही प्रॉब्लम है कि करोगी सब पर बिना नखरे दिखाए कुछ नहीं। अरे भाई, अगर हम नहीं दिखाएंगे नखरे तो क्या तुम दिखाओगे? हमारे नखरों पर ही तो ये पूरी दुनिया फिदा है। हंसती हुई कामिनी बोली, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। फिदा क्या, तुम कहो तो मैं तुम पर अपना जिस्म जान सब कुछ लुटा दूं। अभिनव जी बेताबी से बोले, वह भी लुटाना अभिनव जी, पर थोड़ा सब्र कर लो। मैं नहीं चाहती कि ये खूबसूरत वादियाँ, ये हसीन नज़ारे हमारे हड़बड़ी के प्यार के गवाह बने। कामिनी बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे मैं तुम्हें विश करना तो भूल ही गया, अभिनव जी ने कहा, और उन्होंने कामिनी को बिठाकर उसकी आंखों पर एक पट्टी बांधी और हैप्पी बर्थडे बोलते हुए अपना रिंग लेकर उसके कदमों में झुक गए। कामिनी ने कहा, तुम बिना हद करते हो अभिनव जी। हरकतें तुम्हें सारी जवानी वाली करनी है, पर करनी आती नहीं। अब मेरी आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी तो मैं कैसे देख पाऊंगी तुम मुझे क्या दे रहे हो? अच्छा हाँ, कहकर अभिनव जी ने कामिनी की आंखों की पट्टी खोल दी और घुटनों के बल बैठकर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाते हुए बोले, मेरी ज़िंदगी में आने और इसे रंगीन बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। अभिनव जी की बात सुनकर कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ। हाँ वो क्या है ना कि तुम्हें खोने से मैं बहुत डरता हूँ, अभिनव जी ने कहा, और उन्होंने वो डायमंड रिंग उसकी उंगलियों में पहना दी और कहा, अब जल्दी से केक काट लो, तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सरप्राइज? अब क्या इसके अलावा भी कोई सरप्राइज है? कामिनी ने हैरानी से अपनी आंखें चारों तरफ मटकाकर अदा से अपने हाथ को अपनी कमर पर रखते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल है, कहकर अभिनव जी ने होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन किया और केक मंगवाया। और थोड़ी ही देर में एक होटल स्टाफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाकर केक ले आया। अभिनव जी और कामिनी ने मिलकर साथ में केक काटा और केक काटने के बाद अभिनव जी ने फ्लैट के पेपर कामिनी के हाथों में दे दिए। फ्लैट के पेपर देखते ही कामिनी की दोनों आंखों में आंसू भर आए और वह फिर से एक बार अभिनव जी के गले लग गई। अभिनव जी ने कहा, इस बार ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम खुश तो हो ना? कामिनी ने कहा, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो ठीक है, अब मुझे भी खुश कर दो। कहते कहते अभिनव जी की आंखों से हवस और मुंह से लार टपकती हुई मालूम पड़ी। हाँ हाँ क्यों नहीं, कहते हुए कामिनी ने केक उठाया और अभिनव जी को खिलाने के बहाने उनके मुंह और पूरे चेहरे पर लगा दिया। अभिनव जी भी कहाँ कम थे, जवानी तो उनकी भी उबाल मार ही रही थी। उन्होंने भी केक उठाया और दीवारों पर रंग पोतने के जैसे कामिनी के पूरे चेहरे पर केक से पुताई कर दी और उसके बाद उसी हालत में उन्होंने उसे चूमना शुरू कर दिया। कामिनी को बेतहाशा चूमते हुए अभिनव जी ठीक वैसे ही लग रहे थे जैसे केक के लिए लाल टपकाता कोई बेचैन बच्चा केक काटने का इंतजार नहीं कर पाता और उंगली डालकर केक उठाकर चाट लेता है। अभिनव जी ठीक उसी तरह से कामिनी को चूम रहे थे और कामिनी को चूमते चूमते वे कब अपनी मर्यादा और सीमा लांघ बैठे उन्हें उसका भी पता नहीं चला। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे कामिनी भी इन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से तैयार थी, या फिर अच्छा खाना खिलाने के बाद वेटर को दिए जाने वाले टिप की तरह वो अभिनव जी को टिप दे रही थी। उसने अभिनव जी का भरपूर सहयोग दिया, हर कदम पर उनका साथ दिया, और अब जिस्म की गर्मी धीरे धीरे पिघलने लगी तो सांसों का उतार चढ़ाव बढ़ने लगा। कमरे में सिर्फ सिसकियाँ और सांसों का शोर ही बाकी रह गया, और सही गलत का भेद भुलाकर धीरे धीरे पिघलते पिघलते दोनों निढाल होकर गिर पड़े। यह एक ऐसी आग थी जिसमें जलने के बाद ना तो अभिनव जी को खाने का होश था और ना ही कुछ पीने का। पर कामिनी अपने पूरे होशो हवास में थी। वह उठी और उसने फ्लैट के पेपर को बहुत अच्छे से संभाल कर अपने हैंडबैग में रख लिया और अभिनव जी द्वारा पहनाई गई रिंग की तरफ देखते हुए मुस्कुरा पड़ी।
सुबह जब अभिनव जी की नींद खुली तो उनकी आंखों में कामिनी के जिस्म की भूख साफ दिख रही थी, जो कम होने के बदले और बढ़ गई थी। मसूरी में दोनों आज़ाद पंछी की तरह थे, तो दोनों ने खूब मस्ती की। दिन भर घूमना फिरना करते और रात में एक दूसरे में डूब जाते। अभिनव जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हनीमून पर आए हों और कामिनी ही उनकी पत्नी हो। पत्नी की याद आते ही उन्हें बरखा की याद आई, पर वो खुद से यूं खिन्न हो गए मानो इस वक्त बरखा की याद आना कोई पाप हो। अभी तो उन्हें अपना पूरा फोकस कामिनी पर करना था और उन्होंने किया भी। जी भरकर कामिनी के साथ जिंदगी जीने के बाद अब घर लौटने की बारी थी। जैसा कि तय हुआ था रुकना तो दोनों को 3-4 दिनों तक था, पर कामिनी ने बीच में ही घर से फोन आने की बात कहकर घर जाने का इरादा कर लिया। दोनों ने जिस तरह आने का प्लान किया था ठीक वैसे ही अलग अलग लौटने का भी प्लान बनाया। अगले दिन कामिनी सुबह सुबह निकल गई और उसके 2-3 घंटे बाद अभिनव जी भी होटल से निकले। उन्हें खुशी इस बार की थी कि उनकी जिंदगी में प्यार का रंग भर चुका था और एक खूबसूरत हिरनी कामिनी उनके जाल में फंस चुकी थी, जिसके साथ वो अपनी कई रातें रंगीन करने वाले थे। पर आने वाला वक्त ही बताने वाला था कि शिकारी ने शिकार किया है या खुद शिकार बन गया है। लौटते वक्त ना चाहते हुए भी रास्ते में अभिनव जी को बार बार बरखा का ख्याल आता। आंख बंद करने की कोशिश करते तो आंखों के सामने बरखा का चेहरा नाचने लगता। अभिनव जी ने बहुत कोशिश की कि उनकी आंखों के सामने उनके ख्यालों में उनके ख्वाबों में सिर्फ और सिर्फ कामिनी का चेहरा है, पर ना चाहते हुए भी शादी के बाद उनके साथ आई मासूम सी हिरनी जैसी चंचल आंखों वाली बरखा का चेहरा बार बार अभिनव जी की आंखों के सामने आ ही जाता। हारकर अभिनव जी खुद पर खींचते हुए आंख बंद करके सो गए और जब घर पहुंचे तो लग ही नहीं रहा था जैसे कुछ हुआ हो। एक ही जिंदगी में दोहरी भूमिका अभिनव जी बड़े ही आराम से और बड़े ही अच्छे तरीके से निभा रहे थे। दुनिया के लिए एक आदर्श नागरिक, घर के लिए एक आदर्श पति, बच्चों का आदर्श बाप और अंदर ही अंदर अपने आदर्शों को मारकर खोखला होता है कमजोर इंसान। कितना अजीब है ना, गिरगिट और सियार का उदाहरण देने वाले इंसान खुद पल भर में रंग बदल देता है और एक चेहरे पर कई चेहरे लगाए एक साथ कई जिंदगियां जीता है और पर्दे पर एक्टिंग करने वाले कलाकारों से भी ज्यादा एक्टिंग में माहिर होता है। खैर, इसी तरह समय धीरे धीरे खिसकता रहा। अभिनव जी के साथ कामिनी की बातचीत थोड़ी कम होती चली गई। कहाँ तो अभिनव जी ने सोचा था कि फ्लैट लेने के बाद कामिनी के घर अपनी मर्जी से आ जा सकेंगे, पर कामिनी ने उन्हें कह दिया कि घर पर मम्मी पापा आए हैं तो कुछ दिन हमें दूर दूर ही रहना होगा। अब मन ही मन कामिनी को पत्नी मान चुके अभिनव जी क्या उसके माँ बाप के सामने दामाद बनकर जाते? तो अच्छे बच्चे की तरह खामोशी से उन्होंने कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। इधर डिम्पल की शादी की तारीख भी नज़दीक आ गई थी। बरखा ने डिम्पल के लिए एक बहुत ही सुंदर लहंगा बनाया था और उसकी शादी की सारी साड़ियों के ब्लाउज से लेकर के उनमें फॉल पीको करने तक की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा रखी थी। डिम्पल की शादी वाले दिन बरखा ने अभिनव से कहा, डिम्पल ने हम सबको साथ में बुलाया है, तो अगर आप भी चलेंगे तो हम सबको और उसकी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो अभिनव जी का जाने का कोई खास इरादा नहीं था, पर कामिनी की वजह से इधर काफ़ी दिनों से बरखा और बच्चों के साथ कहीं गए नहीं थे और अब कामिनी के पास जाने का कोई चांस नहीं बनता था, तो अभिनव जी ने सोचा चलो इन्हें ही खुश कर देता हूँ और वो जाने के लिए तैयार हो गए। शाम में सब लोग रेडी होकर एक साथ डिम्पल के घर के लिए निकलने लगे, तो बच्चे पहले ही दौड़कर कार में जा बैठे और हमेशा की तरह बरखा डोर लॉक करने लगी। ये उसकी अन्य अघोषित जिम्मेदारियों जैसे कि कहीं जाने के पहले गैस ऑफ करना, लाइट का मेन स्विच ऑफ करना, दरवाज़ा बंद करना में शामिल था। दरवाज़ा बंद करती बरखा पर अभिनव जी की एक नज़र एकाएक पड़ी और उनकी पलकें झपकना भूल सी गई और बाहर निकलते कदम थम से गए। क्या ये वही बरखा थी जिसे अभिनव जी जानते थे, पहले वाली, या ये कोई दूसरी ही अलग ही बरखा थी? अभिनव जी ने बरखा को देखा तो बस देखते ही रह गए। लाइट पिंक कलर की सिल्क साड़ी में बरखा क्या गजब का कहर ढा रही थी। बहुत ही सिंपल और एलिगेंट तरीके से वो तैयार हुई थी। एक बार के लिए तो अभिनव जी का ध्यान बरखा पर से हटा ही नहीं। बच्चों ने भी यह देखा और नोटिस किया, फिर आरती खुद ही बरखा की तारीफ करने लगी। अभिनव जी द्वारा नोटिस किया जाना बरखा को भी बहुत अच्छा लगा और हंसते मुस्कुराते सब लोग शादी में पहुंच गए। बरखा और अभिनव जी से डिम्पल के घर वाले बड़े ही प्यार से मिले और उन लोगों के इज्जत सत्कार का भी विशेष ध्यान रखा गया। पर असली रंग तो अभी बाकी था। डिम्पल के घर अचानक ही अभिनव जी की नजर कामिनी पर पड़ी। कामिनी लाल रंग की साड़ी में सजी सिंदूर बिंदी के साथ सुहागन वाले साड़े चिन्ह के साथ मौजूद थी। यह तो सचमुच कामिनी ही है, पर यह कामिनी कैसे हो सकती है? उसकी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। मन ही मन सोचते हुए अभिनव जी ने कई बार अपनी आंखें खोली और फिर से बंद की। अभिनव जी कामिनी को देखे जा रहे थे, पर कामिनी उन्हें बार बार नजरअंदाज कर रही थी।
अब अभिनव जी को अपने पैरों तले की जमीन खिसकती हुई और माथे से पसीने की बूंदें छलकती हुई महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दिल में कहीं हुक सी उठ रही हो और गले में जैसे कोई कांटा छुपा हुआ हो। अभिनव जी को खुद पर तरस और कामिनी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बस किसी तरह उससे बात करना चाहते थे, पर असली तमाशा तो अभी बाकी था। जयमाला के बाद जब सब लोग दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर एक एक कर जाने लगे, तो डिम्पल ने अभिनव जी और बरखा जी को भी स्टेज पर बुलवाया। साथ ही स्टेज पर बुलाया गया कामिनी को, और कामिनी स्टेज पर पहुंची सुमित के साथ। सुमित, अभिनव जी का ऑफिस स्टाफ और उनका जूनियर कामिनी और सुमित को देखते ही अभिनव जी के तन बदन में आग लग गई, और उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि कामिनी सुमित की पत्नी है। अभिनव जी को अब वहां एक मिनट रहना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि कामिनी जिस तरह से सुमित से लिपट चिपट रही थी, उससे अभिनव जी के कलेजे पर सांप लौटना स्वाभाविक था। अभिनव जी ने दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो भी नहीं खिंचवाई और बरखा को बोले, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अगर तुम लोग थोड़ा जल्दी करोगे तो हम लोग जल्दी घर चल सकते हैं। अभिनव जी की तबीयत की बात सुनकर बरखा बोली, बच्चे खाना खा लें उसके बाद हम लोग चलेंगे, तब तक आप भी कुछ हल्का फुल्का खा लीजिए। नहीं, मेरा मन नहीं है, खाना तो क्या, यहाँ तो अभिनव जी की नींद चैन सब कामिनी ने उड़ा दी थी। रंग में भंग पड़ चुका था, मजा सजा में बदल चुका था। अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात में इंटरेस्ट था, और वह यह है कि कामिनी ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद खाना पीना खाकर सब लोग घर लौट गए। अभिनव जी की पूरी रात करवट बदलते और घड़ी की सुइयां गिनते हुए बीती। उनकी नींद भी सुबह सुबह खुल गई। उठने के बाद अभिनव जी ने सबसे पहले कामिनी को फ़ोन लगाया। एक बार नहीं, पूरे 10 बार फ़ोन की रिंग गई, पर कामिनी ने फ़ोन नहीं उठाया। अभिनव जी अब गुस्से के साथ साथ खुद से खिन्न भी हो रहे थे। बेचैनी में चहलकदमी किए जा रहे थे। थोड़ी देर में उधर से कामिनी का कॉल आया। अभिनव जी ने झट से फ़ोन उठा लिया। उधर से कामिनी की रस्म में डूबी हुई आवाज़ आई, ओहो अभिनव जी, इतना भी क्यों परेशान हो रहे हो? मैं जानती हूँ बहुत सारे सवाल होंगे तुम्हारे पास, जिसके जवाब जानना तुम चाहते हो, पर ऐसा है कि आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा करो, तुम कल शाम में मेरे फ्लैट पर आ जाओ। ओहो, मेरा मतलब है अपने दिए हुए फ्लैट पर आ जाओ, मैं हर बात तुम्हें आराम से बताऊंगी। कहकर हंसते हुए कामिनी ने फ़ोन काट दिया। कामिनी ने तो फ़ोन काट दिया, पर अभिनव जी अभी भी फ़ोन को लिए हाथ में खड़े थे, मानो कोई चमत्कार होगा और जो भी उन्होंने कल से देखा सुना है वह सब बदल जाएगा। तब तक बरखा उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने लगी। उसे चिंता हो रही थी कि अभिनव जी ने रात में भी कुछ नहीं खाया था। नाश्ते की टेबल पर पहली बार अभिनव जी ने बरखा के चेहरे को ध्यान से देखा। अब अभिनव जी को ऐसा लग रहा था जैसे बरखा का चेहरा उन्हें मुंह चिढ़ा रहा हो। बरखा तो वैसी की वैसी ही थी, पति के लिए फिक्रमंद, परिवार को लेकर चलने वाली। बल्कि आजकल वो पहले से ज़्यादा सुंदर और खुशमिजाज हो गई थी। पर आज बरखा का गुनगुनाना भी अभिनव जी को अखर नहीं रहा था। वे उसके चेहरे में जो खोए हुए थे। अभिनव जी को अपनी ओर घूरता देखकर बरखा ने कहा, कहाँ खोए हुए हैं आप? ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं जाना तो है, पर थोड़ा सिर में दर्द है, अभिनव जी बेचैनी से बोले। तो रहने दीजिए, आज मत जाइए, घर पर ही आराम कर लीजिए, बरखा ने कहा। और आश्चर्य, अभिनव जी ने बरखा की बात मान ली। यही बात एक बार पहले भी बरखा ने कही थी। तब अभिनव जी को बरखा पर तरस आया था कि घर में रुककर क्या करूंगा, पर आज उन्हें बरखा की सलाह अच्छी लगी। उनका मन तो कर रहा था कि वह सारी बात बरखा को बता दें, पर किस मुंह से बताते, क्या कहते कि अपनी सारी जमा पूंजी वह अपनी हवस के पीछे लुटा चुके हैं। आज बरखा के सामने अभिनव जी को अपना व्यक्तित्व बहुत छोटा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने किसी तरह पूरा दिन गुजारा, पर अब अभिनव जी को खाली हाथ और अपना खाली दिमाग दोनों नजर आ रहे थे। किसी तरह उन्होंने उस दिन का दिन गुजारा, पर आखिर कब तक घर में पड़े रहते। अगले दिन ऑफिस जाना ही था, तो ऑफिस गए और शाम होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। उनका मन कर रहा था कि कामिनी का मुंह नोच लें, पर कैसे? कामिनी ऑलरेडी उनका मुंह, पैसा, उनका जमीर सब नोच चुकी थी। शाम होते ही अभिनव जी ऑफिस से निकले और उनके डगमगाते कदम सीधे कामिनी के फ्लैट की ओर चल दिए। उन्होंने व्याग्रता से डोरबेल बजाई। कामिनी ने लचक से दरवाजा खोला और बोली, अरे अभिनव जी, तुम आ गए। भाई, बड़ा इंतजार करवाया तुमने। पर आज कामिनी की प्यार भरी मीठी बातें भी अभिनव जी को जहर बुझी सी लग रही थी। अभिनव जी ने कहा, क्यों किया तुमने ये सब? अरे ये क्या अभिनव जी, इतने दिन का प्यार है हमारा, और आते ही तुम इस तरह के सवाल करने लगे। बैठोगे नहीं? कुछ लोगे नहीं? अभिनव जी ने कहा, और ज्यादा नाटक मत करो मेरे सामने। मैंने तुम्हारा असली रंग देख लिया है। मुझे साफ साफ बताओ, क्यों किया तुमने ये सब? अच्छा ठीक है, तो सुनो, अब सुमित के साथ मुझे देखकर तुम ये तो समझ ही गए होंगे कि सुमित मेरा पति है, और मैं कंचन कुंवारी कामिनी नहीं, बल्कि मैं मिसेज कामिनी सुमित अवस्थी हूँ,
जी हाँ, अभिनव जी, वही सुमित अवस्थी जिसके पिछले साल घूस लेते हुए पकड़े जाने पर तुमने गवाही देकर उसे निलंबित करवाया था। याद आया या कुछ और बताऊं? कामिनी ने शातिर खिलाड़ी की तरह कहा। और अभिनव जी के सामने सारा घटनाक्रम टीवी के प्रोग्राम की भांति चलने लगा कि किस तरह घूस लेते हुए पकड़े जाने पर आदर्शवादी अभिनव जी ने सुमित के खिलाफ उसका सीनियर होने के नाते पुलिस को गवाही दी थी। तो तुम मुझसे बदला ले रही थी, अभिनव जी ने कहा। अब जो समझ लो, और इसमें गलत क्या किया मैंने? जब सावित्री अपने पति के प्राण बचाने के लिए यमराज से लड़ सकती है, तो मैं अपने पति की नौकरी और उसके पैसे बचाने के लिए उसके सीनियर से तो लड़ ही सकती हूँ ना। कामिनी बोली। तो अपने चरित्रहीन होने को तुम लड़ना कहती हो? अभिनव जी गुस्से में बोले। चरित्रहीन और मैं? हा हा हा। नहीं अभिनव जी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम तो खुद गिरे हुए हो। अब तुम ही देखो ना, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो हर किसी के अंदर होती हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या। इनके बारे में तो तुमने सुना ही होगा। अब क्या होता है कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अब तुम तो ठहरे आदर्शवादी ईमानदार अफसर, तुमने मेरे पति को तो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा दिया। वहां तुम्हारे अंदर ईमानदारी का गुण छलक रहा था, पर अपनी काम वासना के आगे तुम हार गए। एक राज की बात बताऊं, बुरा मत मानना प्लीज। ट्राई तो मैंने तुम्हारी बेटी और पत्नी पर भी किया था। क्या मेरी बेटी और मेरी पत्नी? उसे बीच में ही टोक कर अभिनव जी चिल्ला पड़े। ओ, मैंने कहा था ना बुरा मत मानना, पर एक बात माननी पड़ेगी अभिनव जी। तुमने जीवन में कुछ कमाया हो या नहीं कमाया, परिवार बहुत अच्छा कमाया है तुमने। मतलब तुम्हारी पत्नी भी ना अजीब औरत है, सामने से कोई लड़का उसे प्रपोज कर रहा है और वो उसे गीता का ज्ञान देने लगी, सही गलत समझाने लगी। बताओ भला, आज के जमाने में ये अजीब नहीं लगता? और एक तुम हो दूसरी औरत के पीछे दीवाने। सच कहूं तो मैं तुम्हारी पत्नी की जगह पर होती ना, तो तुम्हें कब का छोड़ देती। कामिनी ने हंसते हुए कहा। ये तुमने बहुत गलत किया कामिनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, मेरी पत्नी और बेटी को तुम्हें बीच में नहीं लाना चाहिए था। बीच में? अरे मैं तो उन्हें भी तुम्हारी तरह घुटनों पर लाना चाहती थी। तुम्हें तुम्हारी बेटी का वह फ़ोन वाला कांड याद है? जब तुम उसके स्कूल गए थे और मेरे पास फ़ोन करके तुमने कहा था कि काश तुम मेरी पत्नी होती। बरखा तो किसी लायक ही नहीं है, और वहाँ उसके फ़ोन में किसी लड़के के साथ चैट पकड़ी गई थी, जिस पर तुम आग बबूला हो गए थे, और उस रात तुम घर पर ही नहीं गए थे। पर यार गजब की निकली तुम्हारी पत्नी बरखा भी, उसने सब कुछ संभाल लिया। पर तुम्हें नहीं संभाल सकी, या यूं कहूं कि साथ रहते हुए भी तुम दोनों में इतनी दूरियां थी कि तुमने कभी उसे अपने लायक समझा नहीं। वह तुम्हारे लायक नहीं बल्कि पूजने के लायक थी। पर नहीं, तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हारे पास था पैसा, जो मुझे चाहिए था, और तुम्हें चाहिए था एक शरीर जिसे तुम अपनी वासना की भूख मिटा सको। तो हिसाब बराबर। अच्छा, सिर्फ मुझे शरीर की भूख थी, तो तुम क्या कर रही थी मेरे साथ मसूरी में? तुम्हारे पति को पता है ये सब जो तुम मेरे साथ कर रही थी? बोलो। अभिनव जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले स्टाइल में बोले। हाँ बिल्कुल पता है, नहीं पता होता तो क्या मैं इतना सब कर पाती? पर क्या है ना, उसने मेरे घर पर देखा था कि मैंने तुम्हें ज़्यादा पिलाकर सुला दिया था, तो तुम उसे बताओगे भी कि मसूरी में हमारे बीच कुछ हुआ है, तो वो मानेगा नहीं। अब बताओ, नई नई किसी लड़की की शादी हुई हो, हर जगह उसके पति का इतना नाम हो, और तुरंत ही उसका पति घूस लेने के आरोप में फंस जाए, तो उस लड़की के दिल पर क्या बीती होगी? मैंने तो उसी वक़्त सोच लिया था कि मैं उसे इन सब से बाहर निकालूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कामिनी मटकते हुए बोली, "मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस में जाऊँगा।" अभिनव जी ने कहा, "ना, ना, ना अभिनव जी, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा तो नहीं। हाँ, उल्टे पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा ज़रूर देखेगी। शुरुआत तुमसे ही कर देती हूँ, अगर तुम कुछ देखना चाहोगे तो उसका ट्रेलर मैं तुम्हें अभी दिखा दूँगी।" कहकर कामिनी ने अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो क्लिप अभिनव जी को दिखाई। जब वो कामिनी के घर गए थे तब की वीडियो, मसूरी की वीडियो, सब फ़ोटो थे। हर वीडियो और फ़ोटो को इस एंगल से लिया गया था जिसमें कामिनी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, और अभिनव जी किसी पॉर्न स्टार से कम नहीं दिख रहे थे। वीडियो देखते ही अभिनव जी बौखला गए और बोले, "तुम एक औरत होकर इतना नीचे गिर सकती हो कि तुम अपने पति की नौकरी बचाने के लिए किसी गैर मर्द के साथ हमबिस्तर हो गई? क्यों, गिरने का लाइसेंस सिर्फ मर्दों के पास होता है क्या? और रही बात हमबिस्तर होने की, तो ये तुम्हें पता है, मुझे पता है, सुमित को नहीं पता। वो तो मेरा शुक्रगुजार है और हमेशा रहेगा, और मुझसे ज़्यादा गिरे तो तुम हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे गिराने की हद का फ़ायदा उठाया। पर एक बात बताऊं, गजब के माहिर खिलाड़ी हो तुम, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। पर मैं कितनी गिरी हुई हूँ तुम अभी नहीं जानते, मैं इससे भी कहीं ज़्यादा गिर सकती हूँ। और तुम कान खोलकर और अच्छे से सुनो, तुम्हें क्या करना है। अभी मेरे पति का केस ख़त्म नहीं हुआ है, तो तुम गवाही दोगे कि उस समय जो भी कुछ हुआ था वह सिर्फ गलतफहमी थी। सुमित घूस नहीं ले रहा था, तुम बचाओगे मेरे पति की नौकरी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगी।
अभी तो तुम्हारे घर में कम से कम तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे नहीं जानते। समाज में कोई नहीं जानता, पर सोचो जिस दिन ये सब वायरल हो गया तुम किसी लायक नहीं रहोगे। कहकर कामिनी कुटिलता से मुस्कुराई। और हाँ, एक बात तो बताना मैं तुम्हें भूल ही गई, डिम्पल कोई और नहीं, सुमित के छोटे भाई की पत्नी है। इनफैक्ट उस बेचारी ने तो मेरी बड़ी मदद की, इतनी तारीफ करती है वो तुम्हारी बीवी की। मतलब तारीफ क्या करती है, समझो से पूछती है। उसी ने मुझे फोटो दिखाया था सबसे पहले, और तुम्हारी पत्नी की फोटो दिखाते दिखाते पत्नी के साथ तुम्हारी भी फोटो दिखाई। बस मैं हर तरह से कोशिश करने लगी कि तुम्हें कैसे फंसाया जा सकता है। पर तुम तो हर एंगल में फिट आ गए, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर और मैसेज मैसेंजर पर, और तुम तो मेरे दीवाने हो गए। अब बताओ मैं कहीं से गलत हूँ भला? कामिनी लहराती हुई अभिनव जी के सीने से लगती हुई बोली। और जैसे नागिन के लिपट जाने पर आदमी हड़बड़ा जाता है, वैसे ही अभिनव जी ने कामिनी को जोर से झटका और लाचार से बेबस होकर धम से वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गए। कामिनी ने अभिनव जी की तरफ देखा और बोली, चाय कॉफ़ी अगर कुछ चाहिए तो बोलो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। पर मैं तो तुम्हें एक ही सलाह दूंगी कि आज के बाद गलती से भी मेरे घर की तरफ रुख मत करना। तुम बस मेरे पति के समर्थन में गवाही दे दो, फिर तुम्हारी अपनी ज़िंदगी मेरी अपनी। ना मैं कभी तुमसे टकराऊंगी, ना तुम कभी मुझसे टकराना। जो कुछ भी हुआ वह यहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई सवाल हो तो पूछो, वरना तुम जा सकते हो। सुमित के आने का टाइम हो रहा है, अब भला और क्या बाकी रह गया था जो अभिनव जी वहाँ रुकते। तो वो बिना कामिनी की तरफ देखे उसके घर से निकल गए, और जब निकले तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके दोनों पैरों का वजन मनोटन का हो गया हो। कदम उठ ही नहीं रहे थे। जैसे तैसे करके अभिनव जी अपनी कार में बैठे, पर अपने आप में गुम सोच रहे थे। जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्या करूं? घर जाकर बरखा को सब कुछ बता दूं? आज अभिनव जी को लग रहा था कि जिस पत्नी की वो हमेशा निरादर करते थे, उसे नीचा दिखाते थे, अगर वो समझदारी से फैसला नहीं लेती, कहीं न कहीं उनकी ही तरह वो भी किसी दलदल में फँसी होती और उनकी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। सोचते हुए अभिनव जी जैसे-तैसे घर पहुँचे, पर आज वो बरखा से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। बरखा तो क्या, अपने बच्चों से भी वो नज़र चुरा रहे थे। खाने की टेबल पर सब बैठे तो हँसी-मज़ाक करते हुए खाने लगे, पर अभिनव जी की रोटी का निवाला उनके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। हर कदम पर कितना नीचा दिखाया था उन्होंने बरखा को, वही बरखा खरा सोना निकली, और खुद को एक आदर्श समझने वाले अभिनव जी खोटा सिक्का साबित हुए। रात में भी बहुत बार अभिनव जी ने सोचा कि बरखा को सब कुछ बता देता हूँ, पर हर बार उनका मन यही कहता कि बरखा को सब कुछ बताकर अपने घर को मत तोड़ो। अंततः अभिनव जी ने फैसला किया कि इस बारे में वो बरखा को कभी भी कुछ भी नहीं बताएंगे। पहले वह कामिनी का सच उससे छुपा रहे थे, अब अपना सच उसे बताकर उसकी जिंदगी और दुखद नहीं करना चाहते थे। समय आने पर अभिनव जी ने सुमित के हक में अपना बयान दिया, और सुमित को बाइज्जत बरी कर दिया गया। उसने दोबारा शान से नौकरी ज्वाइन कर ली। ऑफिस में भी अभिनव जी की बहुत किरकिरी हुई। अब अभिनव जी पूरी तरह से फैमिली मैन बन चुके थे। अभिनव जी का बदला हुआ रूप देखकर बरखा, आरती और राजन की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो लोग हमेशा से अपने पिता को जैसा देखना चाहते थे, अभिनव जी अब बिल्कुल वैसे ही हो गए थे। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी कामिनी के घर की तरफ रुख नहीं किया, और ना ही कामिनी ने उनसे मिलने की कोशिश की। धीरे धीरे ही सही जिंदगी अपनी पटरी पर लौट रही थी। अभिनव जी द्वारा तवज्जो दिया जाना बरखा को भी बहुत अच्छा लग रहा था। सबके सामने सहज और शांत रहने वाले अभिनव जी अपने कर्मों के फल से कहीं न कहीं अंदर ही अंदर खोखला हो रहे थे, और बखूबी दोहरी जिंदगी फिर से जीने लगे थे। पर आखिर कब तक? कामिनी वाली घटना को 4 साल गुजर चुके थे। अभिनव जी पूरी तरह से अपने परिवार को समर्पित होकर उनके साथ समय बिताने लगे थे। इन 4 सालों में कामिनी ने कभी अभिनव जी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की थी, न ही अभिनव जी ने उनकी कोई खोज खबर ली थी। इधर आरती भी 10th पास करके अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चली गई थी। घर पर सिर्फ अभिनव जी, बरखा और राजन रह गए थे। बरखा ने अपने सिलाई सेंटर के काम को पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब उसके पास ज़्यादा लड़कियां भी आने लगी थी, और उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि अब छोटी छोटी बातों के लिए अभिनव जी उसे टोकते नहीं थे। हाँ, एक बार पैसों को लेकर उन दोनों के बीच थोड़ी बहस हुई थी, जब बरखा ने अभिनव जी से एक छोटा सा बुटीक खोलने के लिए कुछ पैसे मांगे, और अभिनव जी ने उसे बेरुखी से मना कर दिया कि कुछ सालों बाद खोलना। अभिनव जी का मना करना उनकी मजबूरी थी, और बरखा को ये लगा कि फिर से वह पैसों की वजह से उसे मना कर रहे हैं। इसलिए बरखा ने ठान लिया था कि वह जी जान लगाकर काम करेगी और अपने पैसों से अपना बुटीक खोलेगी। अभिनव जी हालांकि अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, पर बात जब भी बिस्तर पर आती थी, बरखा चाहती थी कि अभिनव जी कभी तो उससे टूटकर प्यार करें। पर पता नहीं क्यों अब अभिनव जी से ये हो नहीं पाता था।
कई बार उन्होंने बरखा को प्यार करने की कोशिश की, पर उनके हाथ पैर थर्राने लगते थे और उनका पूरा बदन ठंडा पड़ जाता था। इसीलिए उन्होंने अपना बिस्तर अब दूसरे कमरे में लगा लिया था। बरखा के सामने वो बार बार शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे, पर काश ये इतना आसान होता। एक बार जो चीज़ टूट जाती है उसे दोबारा जोड़ने पर उसमें हल्की हो या गहरी दरार पड़ ही जाती है। वही दरार बरखा और अभिनव जी के रिश्ते में भी पड़ चुकी थी, और इसी दरार से बहुत सारा दर्द उन दोनों की जिंदगी में शामिल होने वाला था। अंदर ही अंदर घुटते अभिनव जी को एक दिन अचानक हार्ट अटैक आ गया। बरखा और राजन अभिनव जी को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए और उन्हें एडमिट कराया। बरखा तो बहुत ज़्यादा परेशान थी, पर कर भी क्या सकती थी। उसने अपने भाई को फ़ोन किया और अपनी बहनों को भी बता दिया। थोड़ी देर में हॉस्पिटल लोगों से भर गया, पर भीड़ में भी अकेली बरखा बेचैनी से चहलकदमी करती हुई अभिनव जी के ठीक होने की उम्मीद कर रही थी। तभी उसे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में डिम्पल दिखी। डिम्पल को देखते ही बरखा उसके पास चली आई। डिम्पल ने भी बरखा को देखा तो बहुत खुशी, और दोनों बड़े ही प्यार से मिली। अरे आप यहाँ, डिम्पल ने कहा। डिम्पल की बात सुनकर बरखा की आंखों में आंसू भर आए। बरखा रोने लगी और उसने रोते रोते सब कुछ डिम्पल को बता दिया। साथ ही डिम्पल से हॉस्पिटल में होने का कारण भी पूछा तो डिम्पल ने कहा, मैं तो यहाँ पिछले 4-5 दिनों से आ रही हूँ। मेरे जेठ और जेठानी जी का एक्सीडेंट हो गया है। पर कैसे? वो लोग ठीक तो है ना? बरखा ने अपने पन से कहा। नहीं, ठीक क्या होंगे, वो लोग बाहर घूमने गए थे और लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। सबसे दुख की बात तो यह है कि मेरी जेठानी जी ने इस एक्सीडेंट में अपने बच्चे को खो दिया। बोलते वक्त डिम्पल की आवाज़ भर्रा गई। डिम्पल के मुंह से ये सब सुनकर बरखा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और सहानुभूतिवश उन्हें देखने उनके वार्ड में चली गई। बरखा जब वहां पहुंची तो उसने देखा सुमित को मल्टीपल फ्रैक्चर आए थे और दूसरे रूम में भर्ती कामिनी ऊपर से देखने पर तो ठीक ही थी। उतनी ज़्यादा चोट उसे नहीं लगी थी, किंतु बरखा समझ सकती थी कि अपने बच्चों को खोने के बाद वह कितने गहरे सदमे में होगी। बरखा पर नज़र पड़ते ही कामिनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और जो चीज़ें इन 4 सालों में वो भूल बैठी थी, सब नज़र के सामने आ गया। इन 4 सालों में कामिनी को कभी लगा ही नहीं था कि उसने कोई गलती की थी, पर इस एक्सीडेंट के बाद एक एक पल उसे भारी लग रहा था। और बरखा को देखने के बाद उसे उसके किए कर्मों की याद आ रही थी। बरखा को देखते ही कामिनी बहुत ज़्यादा डर गई, साथ ही हड़बड़ा भी गई कि जाने बरखा उसे क्या क्या कहेगी। जाने उस कमीने अभिनव ने इसे क्या क्या बताया। पर बरखा को तो इन दिनों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो बरखा ने सहानुभूति से उसके पास जाकर उसका हालचाल लेने लगी। साथ ही उसने कामिनी को अभिनव जी के हार्ट अटैक के बारे में भी बताया और भगवान पर भरोसा रखने को कहा। बरखा के जाने के बाद अब कामिनी को समझ आ रहा था कि उसने क्या किया है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अभिनव जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जिस दिन अभिनव जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया जा रहा था, बरखा कामिनी के रूम में भी मिलने गई। और तभी कामिनी ने निकलते वक्त बरखा को एक लिफाफा पकड़ा दिया और कहा कि प्लीज़ इसे घर जाकर पढ़ना और सोच समझ कर ही कोई फैसला लेना। घर आने के बाद बरखा ने उस लिफाफे को खोला। उसमें कामिनी की चिट्ठी थी, जिसमें कामिनी ने अपने सभी गुनाहों को कबूल किया था और बरखा से माफ़ी भी मांगी थी। साथ ही उसने अपने और अभिनव जी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। उसे पढ़ने के बाद बरखा मानो आसमान से गिरी। उसका अपने परिवार, अपने पति को लेकर बनाया गया रेत का महल भरभरा कर ढह गया। वह उस चिट्ठी को थामे वहीं जमीन पर बैठ गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था अभिनव और कामिनी के बहके कदमों की वजह से क्या बर्बाद हुआ। कामिनी बर्बाद हुई, उसका घर बर्बाद हुआ, अभिनव जी बर्बाद हुए, यह सबने मिलकर बरखा को बर्बाद कर डाला। अब जबकि बरखा सब कुछ जानती थी, अभिनव की हालत भी उसे अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। पैसों के लिए उनका मना करना, घर से बाहर रहना, उनकी बेरुखी, सब बरखा समझ चुकी थी। एक औरत बेइज्जती, अपमान, बेरुखी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, पर एक बात पर आकर उसका छीना छलनी और आत्मविश्वास खोखला पड़ जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसके पति की जिंदगी में कोई और औरत उससे ज्यादा मायने रखती है। और यही कड़वा सच अब बरखा को अंदर ही अंदर खोखला करने लगा था। अब बरखा को दो फैसले लेने थे। वो या तो अपने बच्चों के साथ अभिनव जी से अलग अलग हो जाती, या फिर अभिनव जी को माफ कर देती, पर दोनों ही रास्ते इतने आसान कहाँ थे। बरखा का दिल टूट गया था, लेकिन उसने आंसू बहाने की बजाय खुद को संभाला। उसने रात भर जागकर अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। और अभिनव जी ने जो बातें बरखा से आज तक छुपा कर रखी थी, वो सारी बातें बरखा के मुंह से सुनकर अभिनव जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह जानती थी कि उसका आत्मसम्मान, उसकी पहचान और उसकी खुशी किसी और की मोहताज नहीं हो सकती। अगली सुबह जब अभिनव ने उसे देखा तो वह अपने और बच्चों के सूटकेस पैक कर रही थी। ये क्या कर रही हो? उसने घबरा कर पूछा। बरखा ने ठंडी नजरों से उसे देखा और कहा, मैं अपनी जिंदगी में लौट रही हूँ। तुम्हारी बेवफाई ने मुझे तोड़ दिया है, लेकिन अब मैं इस घुटन में नहीं जी सकती। मैं अब अपनी और अपने बच्चों की खुशी ढूंढने जा रही हूँ।
जो अब तुम्हारे साथ कभी मुमकिन नहीं होगी। अभिनव जी ने माफ़ी माँगी, बरखा के आगे हाथ जोड़े। उनकी आँखों से पश्चाताप के आँसू बह रहे थे, लेकिन बरखा ने ठान लिया था कि वह अब अपने आत्मसम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उसने अपने भाई के घर जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने अपने लिए एक दुकान ढूँढी और अपने जमा किए गए पैसों से अपना सिलाई सेंटर खोलकर अपने पैरों पर खड़े होने का प्लान बनाया। जैसे ही उसने घर छोड़ा, उसे हल्कापन महसूस हुआ। वह जानती थी कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन वह अपने फैसले पर गर्व महसूस कर रही थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अब किसी और के भरोसे अपनी खुशी की तलाश नहीं करेगी। कौन सही था, कौन गलत, किसी को सज़ा मिली और किसे नहीं, ये तो पता नहीं। पर हाँ, अभिनव जी और कामिनी के बहके कदमों ने उन दोनों का घर बर्बाद ज़रूर कर दिया और साथ ही बर्बाद कर दिया अभिनव के मासूम बच्चों का भविष्य।